तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जो सिर्फ 13 दिन चला, लेकिन उसने दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, एक बिल्कुल नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। तो इस कहानी को शुरू करते हैं बिल्कुल इसके सबसे ड्रामेटिक मोड़ से, उस पल से जब युद्ध के बादल असल में बरसना शुरू हो गए थे। तारीख थी 3 दिसंबर 1971। शाम का वक्त था और तभी अचानक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत पर हमला बोल दिया। एक साथ अमृतसर, पठानकोट, आगरा, श्रीनगर, कुल 11 भारतीय हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया और बस यहीं से युद्ध का बिगुल बज गया। और फिर उसी रात पूरा देश रेडियो से चिपक गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्र को संबोधित कर रही थीं। उनकी आवाज में एक ठहराव था, एक गंभीरता थी, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोप दिया है। और जाहिर है भारत ने इसका जवाब दिया और इस तरह से 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महज 13 दिन के एक युद्ध से एक पूरा का पूरा नया देश बन गया। बांग्लादेश का जन्म हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जरा इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। तो कहानी की जड़ें हमें मिलेंगी 1947 के बंटवारे में, क्योंकि यहीं पर उस पाकिस्तान की नींव रखी गई थी जिसका भूगोल ही कुछ अजीब था। एक ऐसा बंटवारा जो शायद शुरू से ही टूटने के लिए बना था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा देश जिसके दो हिस्से हैं, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच में है 1500 किलोमीटर का भारत। कमाल की बात तो ये थी कि देश की ज्यादातर आबादी, जो कि बंगाली थी, वो रहती थी पूर्वी पाकिस्तान में, लेकिन देश की पूरी पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर, सब कुछ वो पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में था। ऊपर से भाषा, रहन सहन, संस्कृति, सब कुछ बिल्कुल अलग था। और ये फर्क सिर्फ भूगोल या सियासत का नहीं था, ये आर्थिक तौर पर और भी गहरा था। अब ये आंकड़े देखिए, देश की कमाई का 62% हिस्सा आता था पूर्वी पाकिस्तान से, लेकिन देश के बजट का 75% हिस्सा खर्च होता था पश्चिमी पाकिस्तान पर। नतीजा, पश्चिमी पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम पूर्व से 61% ज्यादा थी। साफ है, ये एक ऐसा सिस्टम था जो ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। तो जाहिर है, जब इतना भेदभाव हो रहा था तो बंगाली राष्ट्रवाद की चिंगारी तो भड़कनी ही थी। तो चलिए अब उन वजहों को देखते हैं एक एक करके जिन्होंने इस चिंगारी को आग में बदल दिया। और सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा टकराव हुआ भाषा को लेकर। साल था 1948। मोहम्मद अली जिन्ना ढाका में थे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी। सोचिए, ये उस आबादी से कहा जा रहा था जिसमें 56% लोग बांग्ला बोलते थे। बस यहीं से असली दरार पड़नी शुरू हुई। और फिर तो ये विरोध रुका नहीं, बल्कि बढ़ता ही चला गया। 1952 में भाषा के लिए हुए आंदोलन पर गोलियां तक चल गईं। फिर आए शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने अपनी मशहूर 6 सूत्री मांग रखी, बेसिकली पूर्वी पाकिस्तान के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग। उन्हें गिरफ्तार किया गया, देशद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि सरकार को झुकना पड़ा और वादा करना पड़ा कि 1970 में देश में पहली बार आम चुनाव होंगे। तो 1970 में चुनाव हुए और नतीजों ने तो सबको हैरान कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को 313 में से 167 सीटें मिली, यानी क्लियर कट मेजॉरिटी। लेकिन एक पेंच था, ये सारी सीटें पूर्वी पाकिस्तान से आई थीं। पश्चिमी पाकिस्तान में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। मतलब देश पूरी तरह से बढ़ चुका था और ये अब साफ दिख रहा था। तो अब क्या होता? पश्चिमी पाकिस्तान की जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी, उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि सत्ता पूर्वी पाकिस्तान की किसी पार्टी को मिले। तो जनरल याह्या खान ने क्या किया? उन्होंने चुनाव के नतीजे ही रद्द कर दिए। बस लोगों के फैसले को, लोकतंत्र को इस तरह से नकारना, यही वो आखिरी चिंगारी थी। चुनाव रद्द करने के बाद जो हुआ, उसे दक्षिण एशिया के इतिहास का सबसे काला अध्याय कहा जाता है। पाकिस्तानी सेना ने अपने ही लोगों पर एक ऐसी क्रूर कार्रवाई शुरू की जिसकी कीमत बहुत भयानक थी। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका कोड नेम था ऑपरेशन सर्चलाइट। मकसद साफ था, बंगाली आंदोलन को हमेशा के लिए कुचल देना। अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दिया और फिर सेना ने चुन चुनकर छात्रों, बुद्धिजीवियों और नेताओं को निशाना बनाना शुरू किया। हफ्ते भर के अंदर ही हजारों लोगों को मार दिया गया। और इस क्रूरता का नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया। अपनी जान बचाने के लिए लोग भागने लगे। और कहाँ जाते? भारत,
कुछ ही महीनों में करीब करीब 1 करोड़ बंगाली शरणार्थी सीमा पार करके भारत आ गए। जरा सोचिए, 1 करोड़ लोग, भारत पर ये कितना बड़ा बोझ रहा होगा। तो अब भारत के पास कोई चारा नहीं बचा था। ये जो शरणार्थियों का संकट था, इसने भारत को इस लड़ाई में सीधे सीधे खींच लिया। तो चलिए अब समझते हैं कि भारत ने हस्तक्षेप क्यों और कैसे किया। देखिए, उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने एक बहुत सीधा सा हिसाब लगाया। हिसाब ये था कि 1 करोड़ शरणार्थियों की देखभाल पर जो खर्च आ रहा है, वो एक छोटी और निर्णायक लड़ाई लड़ने के खर्च से कहीं ज्यादा है। और बस इसी कैलकुलेशन के आधार पर सैन्य दखल की तैयारी शुरू हो गई। और भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी। एक एक करके समझते हैं। पहला कदम, बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें मुक्ति बाहिनी कहा जाता था, उन्हें ट्रेनिंग और हथियार देना। दूसरा, जैसे ही पाकिस्तान हमला करे, पूर्वी पाकिस्तान में एक तेज और जबरदस्त जवाबी हमला करना। और तीसरा, पश्चिमी मोर्चे पर सिर्फ डिफेंसिव रहना, वहां उलझना नहीं। और भारत की ये रणनीति इतनी कारगर साबित हुई कि इसने न सिर्फ युद्ध को बहुत जल्दी खत्म कर दिया, बल्कि एक नए देश के जन्म का रास्ता भी साफ कर दिया। सिर्फ 13 दिन और 16 दिसंबर 1971 को ढाका में जो हुआ, वो इतिहास बन गया। पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी की जॉइंट फोर्स के सामने हथियार डाल दिए। 93,000, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। और इसी के साथ युद्ध खत्म हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद अगले साल 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। इसमें क्या तय हुआ? पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता दी और इसके बदले में भारत ने उन 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा करने पर सहमति जताई। तो इस युद्ध ने दक्षिण एशिया को पूरी तरह से बदल दिया। देखिए क्या क्या हुआ। एक नया देश, बांग्लादेश, दुनिया के नक्शे पर आया। पाकिस्तान का भूगोल बदल गया, वो सिर्फ पश्चिमी हिस्सा रह गया। शेख मुजीबुर रहमान आज़ाद बांग्लादेश के पहले लीडर बने और भारत इस इलाके की एक बड़ी ताकत के रूप में उभरकर सामने आया। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि इस पूरी कहानी से आखिर हम सीखते क्या हैं? क्या एक देश सिर्फ इसलिए टूट गया क्योंकि उसका भूगोल अजीब था या भाषा अलग थी, या फिर असली वजह ये थी कि जब लोगों की आवाज़ को, लोकतंत्र को दबाया जाता है तो एक दिन टूटना तय हो जाता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।